हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और इस वक्त आप जिन्हें देख रहे हैं मेरे साथ, वो हैं एडवोकेट अदनान कमर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका भाई एडवोकेट अदनान खमर। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप रेगुलरली मुझे जो सो कांटेक्ट करती रही कि आपके व्यूअर्स के सामने आए और अपनी राय, अपने मशवरात, अपना नज़रिया सामने रखें। तो वो डिले होते जा रहा था, उसका भी जो है सो मैं तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आखिरकार आप लोगों के साथ आपके सामने अपनी बात करने का आपने मौका दे ही दिया। नहीं सर, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आपकी मसरूफियात थी और कई बार ऐसा होता है। हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपने इतने लंबे वक्त बाद ही सही, लेकिन आज वक्त दिया और आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को आपका तारुफ करा दें। एडवोकेट अदनान साहब जो हैं वो एडवोकेट तो हैं ही, उसके साथ-साथ वो अ, पसमानदा मुस्लिम, जो कि अभी सर हमें बताएँगे उनके बारे में, उनके लिए ज़मीन पर बहुत काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना के प्रेज़िडेंट भी हैं सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और उसके अलावा वक्फ वक्फ बोर्ड के बारे में बड़ा हो-हल्ला देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है, उसके ऑनरेबल मेंबर्स में से भी एक हैं। तो इनको भी इनविटेशन था और उसमें सर की अपनी भी जो सर का तजुर्बा और नॉलेज है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पसमानदा मुस्लिम्स के बारे में। जो सबसे पहले हम वहीं से बात शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बड़ा ही एक टॉपिक रहता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत कम देखती हूँ मैं चीज़ों को लेकर कि पसमानदा मुस्लिम्स आखिर क्या हैं? जिसका मतलब ये होता है कि जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, वो पसमानदा हैं। और अशराफिया जो है वो अपर क्लास होते हैं। लेकिन आप चूँकि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि पसमानदा और अशराफिया, इनके बीच का क्या डिफरेंस है? और सबसे बड़ी बात कि आज के वक़्त में इनके हालात क्या हैं? कहा जाता है कि बहुत हाशिए पर हैं और ये वाक़ई असलियत भी है, मैं भी ग्राउंड पे देख रही हूँ। आपने जो तजुर्बा किया है, वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, ये जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का हम झंडा उठाए, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरे रियासतों में जो है सो पसमानदा मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद भी वही है, और कहीं न कहीं आपके यूट्यूब चैनल और आपका जो मंशा है, आपका जो मकसद है, उससे हम जो है सो कहीं न कहीं हमारा मेल-जोल है। हम यही चाहते हैं कि एक जो कम्युनिटी है, उसके ताल्लुक से जो मिसइंटरप्रिटेशंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है सो मिसरिप्रेजेंटेशन ये कम्युनिटी के ताल्लुक से रहा, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है सो हाशिए पर चली गई है। पसमानदा का अगर हम बात करें, तो हमको जो है सो इंडिया की हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा। पिछले 5000 साल से हम जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, गुलाम ही बन के रहे। कोई ना कोई शासक आए और हम पर रूल करते ही रहे, और हमको गुलामी में ही रहे, पिछड़ेपन में भी रख दिए, और जो है सो पसमानदा करके रख दिया। तो तब मुसलमान शासक भी यहाँ पर आए। तो ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ के जो कन्वर्टेड मुसलमान हुए, उनके कुछ हालात ठीक से सही हुए नहीं। जो बाहर से जो मुसलमान आए थे, जो अपर क्लास है, जिसमें जो सो सैयद है, ठीक है, बाहर से आने वाले हुँ, शेख हैं, मुगल है, पठान है, मीर हुँ। है, ये सारे लोग जो आए और यहाँ पर रूल किए। ताज्जुब की बात है, आज हम बोलते हैं कि जो सो मुसलमान यहाँ पर 800 साल हुकूमत करे, बड़ी शान से हमको गोल फिरा दिया जाता है कि अरे भाई, हम तो यहाँ पे एक टाइम पे रूल किया करते थे, आज देखो हमारे हालात क्या हो गए। ये पूरा नैरेटिव ही गलत है। यहाँ पर जब मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत थी, तभी भी यहाँ पे जो मौजूद पसमानदा मुसलमान थे, उनके हालात कुछ खास ठीक नहीं थे। और आज़ादी के बाद से ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो है, जैसे कि हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, पारसी है, ये लोग हुँ, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से डेवलप हुए। उनके जो हालात थे उनसे बाहर आए। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन जो 30 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी रखने वाली मुस्लिम कम्युनिटी है, वो और ज़्यादा पिछड़ी हो गई। और हम जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो कुल मुसलमानों में 85% हमारी आबादी है, हमारे हालात
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बिल्कुल जो नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, उनसे बिल्कुल, भी बिल्कुल ज्यादा पिछड़े हमारे हुए। हालात बदतर हो गए, पिछड़े हो गए। हुँ, इसका एक बड़ा वजह ये रहा कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया। हम आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस गए। हुँ, किसने फंसाया? ये जो हमारे रूलिंग क्लास के जो लोग हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, उलमा भी आते हैं, ये जितनी भी जमातें आती हैं, जितने भी लोग जो पिछले 100 साल, 150 साल या फिर आज़ादी के बाद से 77 ईयर से आप देखेंगे, जो रूल करते हुए आ रहे हैं, नैरेटिव मुसलमानों का सेट करते हुए आ रहे हैं, वो लोगों ने हमको धोखा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान, पसमानदा मुसलमान पिछड़े हो गए। लेकिन जब आप इनको देखेंगे, जो हमारी आवाज बन के हमारी रहनुमाई करते हुए आगे बढ़ते रहे, ना सिर्फ ये बल्कि इनकी आने वाली पीढ़ियां, इनके जनरेशंस तक अमीर हो गए, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। तो हम पसमानदा, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जरिए पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको ये जो लोग बिठाए हैं नैरेटिव्स, इनसे बाहर आना है। आपके मसाइल क्या है? आपका मसाइल, आपका सबसे पहला मसला तो होना चाहिए तालीम का। आपको तालीम में आगे हुँ, बढ़ना है, आपको भुखमरी से बाहर निकलना है। आपको, आप देखेंगे, बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर हमारी ही कम्युनिटी में है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हमारे ही कम्युनिटी में से बिल्कुल। है। हाँ, हम हायर स्टडीज तक जाते ही नहीं। तो ये हमारी बुनियादी मसाइल है। तो इस पर, इसकी एडवोकेसी करते हुए हम सारे मुल्क में मुहिम चला रहे हैं। बिल्कुल, आप ऑल इंडिया लेवल पर ये पूरा मुहिम चला रहे हैं और आप तेलंगाना से आते हैं, वहाँ की भी ग्राउंड रियलिटीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तेलंगाना की कैपिटल की बात करूँ तो हैदराबाद, और वहाँ से हमारे एक पॉलिटिकल लीडर जो कि कहते हैं कि मैं सियासी तौर पर जो है वो मुसलमानों का रहनुमा हूँ या उनको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, खैर है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने को ये मिलता है कि जो भी अशराफिया हैं या जो भी अपर क्लास हैं, अच्छे खाते-पीते लोग हैं, जिनको पसमानदा की कुछ पड़ी नहीं है, जो जैसे जी रहा है, और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, बहुत बदतरीन हालात में भी मैंने देखा है। और ना कि केवल एजुकेशनल लेवल पर बल्कि पॉलिटिकली पिछड़े हुए हैं, सोशली पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनल लेवल पर पिछड़े हुए हैं। तो इस सब पे आप काम कर रहे हैं। तो वजूहात आपने बता दी। इसके लिए स्कीम्स आपकी तरफ से किस तरह की योजनाएँ हैं? क्या हो सकता है? किस तरह से हम खास करके जो पसमानदा मुस्लिम में जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर कर सकें, और आपका कहीं न कहीं एक सपोर्ट हो कि वो लोग आगे आएँ और बात करना शुरू करें, एक रैशनल अप्रोच डेवलप हो? देखिए, आपने जो कहा है कि तेलंगाना की यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, ताज्जुब की बात, आप खुद जो है सो मतलब शॉक हो जाएँगे, यहाँ की बात अगर मैं कहूँ, जैसा कि कहा है कि जो है सो यहाँ से एक मुस्लिम जमात है, जो सारे भारत के मुसलमानों के लीडर होने की दावा करती है, पूरे मसाइल पे बात करने की बात करते हैं, पार्लियामेंट में बिल फाड़ देते और न्यूज़ चैनल्स पे हल्ला कर देते। तो इवन दूसरे स्टेट्स के जो मुसलमान हैं, वो लोग यहाँ तक कि मुझे भी मिलके बोलते कि भाई आपके पास तो इतने बड़े कायद हैं, तो आप लोग के पास तो मसाइल नहीं होंगे। हमारे पास नहीं है ऐसी हुँ, लीडरशिप। तो मैं आपको यहाँ की रियलिटी अगर बताऊँ, तो 1947 से लेके आज तक, पहले ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, उसके बाद तेलंगाना बना हमारे पास। तो आज तक यहाँ हुँ, पर बीजेपी कभी रूल में नहीं आई। कभी बीजेपी यहाँ पर हुकूमत में आई ही नहीं। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रही, यहाँ पे कांग्रेस रही, यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी रही, यहाँ पर जो है सो बीआरएस रही, टीआरएस बीआरएस रही। तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज रहे, यहाँ पे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज रहे या फिर कम्युनिस्ट पार्टीज रहे, ये सब रहे, लेकिन कभी बीजेपी यहाँ पर आई नहीं। ये लोगों ने हुँ, जब रूल किया और ये लोग रूल करते रहे, तो यहाँ की जो बिल्कुल छोटी सी पार्टी है, जिसके 7 एमएलए और 1 एमपी है, ये कोई बड़ी पार्टी है नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये हुँ, लोग पहले टीडीपी के साथ थे। और जब देखे कि 2004 में कांग्रेस की हुकूमत आ रही थी, तो टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू साहब को गालियां दिए और कांग्रेस के साथ इन्होंने जो सो अलायंस किया। फिर 2014 में बीआरएस, केसीआर सीएम बने, उनकी हुकूमत आ रही तो कांग्रेस को गालियां दिए।
देके बीआरएस के साथ अपना अलायंस रखा। और अब फिर जब तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत बनी है तो मौजूदा जो यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी, वो हमारे बचपन के दोस्त है, वो हमारे चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड है बोलकर फिर इनसे दोस्ती कर ली। और कभी यहाँ पर बीजेपी तो आई नहीं। 2006 की 2006 की बीआरएस की हुकूमत के टाइम पे रिपोर्ट आई सुधीर कमेटी की। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि कुल मुसलमानों में यहाँ पर अराउंड 76% पसमानदा मुस्लिम्स है। 19 कम्युनिटीज आते हैं पसमानदा मुसलमानों के। इनके हालात शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से बदतर है। ये कौन बोल रही है? तेलंगाना गवर्नमेंट की बनाई गई डॉक्टर सुधीर कमीशन की रिपोर्ट है। ये बता रही है कि हमारे हालात यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बदतर है। यहाँ पर वक्फ के ताल्लुक से पूरी लूटम लाट मची हुई। ये कौन बता रहे हैं? सच्चर कमेटी भी बता रही है और सुधीर कमीशन भी बता रहा है। फिर यहाँ पर कभी बीजेपी आई नहीं। फिर यहाँ के मुसलमानों के हालात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ऐसे कैसे बदतर हो गए? फिर यहाँ पे तो मुसलमानों की आवाज है। तो ये बस धोखा है। हम आम लोगों को, आप, मैं और आपके जो व्यूअर्स हैं, हम जो सो न्यूट्रल, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं करते, हम जो है सो बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। तो हमको चाहिए कि ये जो सो कॉल्ड हमारे जो मुस्लिम लीडरशिप है, इनके चुंगल से बचना है। जितना ये लोग डराते हैं कि आपको बीजेपी से बचना है, आपको आरएसएस से बचना है, यहाँ पर तेलंगाना में तो बीजेपी और आरएसएस ने हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उनको एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ की रियलिटी बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे हुकूमत में आए नहीं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ किया नहीं, लेकिन हमारी क़ियादत होते हुए, मुसलमानों की लीडरशिप होते हुए हमारे को यहाँ पे तबाही का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी आरएसएस से ज्यादा खतरा हमको हमारी खुद की मुस्लिम लीडरशिप से है। और आपको इसका एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। मतलब ये जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, चाहे उसमें उलमा हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर नॉन पॉलिटिकल लीडर्स हो, ये लोग अपनी सत्ता चलाने के लिए और 90% मुसलमानों को जो पसमानदा है उनको गुलाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र का इलेक्शन, मौलाना सज्जाद नोमानी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बीच में बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, सोशल मीडिया पे भी बहुत धूम हुई, दो ग्रोह में बढ़ गए। हालांकि मौलाना सज्जाद नोमानी खुद जो है सो अशराफों की तरफ तायद करने वाले आलिम हैं, कभी पसमानदाओं के ताल्लुक से कुछ बोले नहीं, और अलानिया जो है सो मुसलमानों को जो है सो मजहब के नाम पे पोलराइज करने में इनके बयानात आते रहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी के एक तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जब असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद नहीं करे, ये अशराफ की तो रूलिंग क्लास की लड़ाई है, इसमें आपका हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम भोले भाले लोग किसी ना किसी की साइड लेने पे बगैर जानकारी रखे हम किसी ना किसी की तायद करने पे पहल कर देते हैं। तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद नहीं की। मालेगांव में परसों असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुलेआम मौलाना सज्जाद नोमानी को धमकी दी कि तुम लिफाफों पे जीने वाले हो, तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा। तो इस पर भी फिर और बड़ी कंट्रोवर्सी उठी कि दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है। तो आप जो कि नॉन तेलंगाना नॉन हैदराबादी है, आप सोचिए कि मौलाना सज्जाद नोमानी जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद नहीं की, तो ये धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद के मुसलमानों का क्या हाल होगा सोचिए। यहाँ पे जो उलमा है, यहाँ पे जो जमातें हैं, यहाँ पे जो तंजीमें हैं, ये लोग कितने ज्यादा डर में नहीं होंगे असदुद्दीन अवैसी साहब के। ये बाहर निकल के जब धमकी दे सकते हैं, इसलिए जब कभी भी यहाँ पर इलेक्शन होता है ना, तो अराउंड 155 उलमा और ये जितनी भी जमातें हैं, तंजीमें हैं, ब्लाइंडली कह देती है कि हम जो है सो ये फला पार्टी को सपोर्ट करेंगे और साथ में असद साहब को सपोर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी है। फिर यहाँ पर जितने भी जमातें हैं, तंजीमें, ये लोग हम पे जो है सो उंगली उठाते हैं कि हम मुसलमानों को बांट रहे हैं। मुसलमानों में जितने फिरके बने, ये अशराफिया ही ने तो बनाए हैं। आप देखेंगे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद किसने रखी? मौलाना नानोतवी साहब ने रखी। सादात में से आते ये लोग। अहमद रजा खान बरेलवी साहब को ले लीजिए आप, और या फिर जो सैयद अबुल आला मौदूदी को ले लीजिए आप।
जितने भी अशराफिया है यही लोगों ने मुसलमानों को बांटा। किस लाइंस पे? रिलीजियस लाइंस पे। हम कह रहे हैं कि हमको रिलीजियस लाइंस में भटकाना छोड़िए, हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज है, हमारा जो हक है, हमें हक दिलाइए। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, हमारे पास तालीम हासिल करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, हमारे हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में ठीक से साफ पानी तक नहीं आता पीने के लिए, और आप रिलीजियस लाइंस पे हमको कंप्लीटली पोलराइज करके भटका रहे हैं। ये कब तक चलेगा? इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, शाही मस्जिद बागे आम। 3 पीढ़ियों से एक ही शाही इमाम है वहां पर। इनकी जागीर, इनके खानदान की जागीर है समझिए। ये लोगों के, ये जितने भी अशराफिया है, इनके बच्चे आपको लंदन में, यूएस में, कनाडा में पढ़ने वाले मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज में जाकर वहां पर तालीम हासिल करते हैं और आकर फिर यहाँ पर हम पर रूल करते हैं। तो ये शाही इमाम साहब बोल रहे हैं कि ये पसमानदा का मसला है क्या? ये एससी, एसटी, ओबीसी मुसलमानों में कब से आ गया? इनकी लाइल्मी का आप जो है सो देखिए, आप मियार देखिए आप। ये शाही इमाम है, एसी के कारों में फिरते, अपने महल जैसे घर में रहते, इनके बाप दादा की वजह से इनको ये पोजीशन मिली। हमारे पसमानदाओं के भी इमाम है, छोटे छोटे मस्जिदों में 5,000, 6,000, 7,000 के लिए इमामत करते, वो भी उनको ठीक से नहीं मिलता। ये लोगों को असल गरीब पसमानदा मुसलमानों का दर्द मालूम ही नहीं है। अय्याशी की जिंदगी जीते। कब इनके घर में सादा खाना सालन बना इनको तक याद नहीं होगा। मुर्ग मुसल्लम खाने वाले ये लोग, बड़े अय्याशी की जिंदगी जीने वाले ये लोग, हमारी वजूद का ही ये लोग इनकार कर देते। और अफसोस के साथ ये लोग फिर हमारे रहनुमा बन के एक पॉलिटिकल नैरेटिव ले लेके, और सामने जो गैर मुसलमान है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उनको जो है सो मिसकॉन्सेप्शन में डाल के हम सारे मुसलमान ऐसे ही है, इनकी लीडरशिप में है बताकर जो है सो अपने क्या बोलते हैं आप, रोटियां सेकते। तो इससे बाहर निकलना है, हम यही कर रहे हैं। हम बता रहे हैं इनकी असलियत, हकीकत बता रहे हैं। अब आप देखेंगे इनकी जो सबसे, ये लोग बताते हैं कि इनकी सबसे बड़ी फिक्र है मिल्लत की फिक्र, उम्मत की फिक्र, मुसलमानों की फिक्र। सबसे बड़ा झूठ है। इनकी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि इनकी औलाद को ये पोजीशन कैसा मिले। ये जो बड़े बड़े मदारिस चला रहे हैं, मदारिस के नाम पे ये लोग धंधे कर रहे हैं। अच्छे मदरसे भी है, मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धंधा करने वालों की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो मदारिस चलाने वाले लोग हैं, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिटिकल पार्टीज चलाने वाले लोग हैं, इनको मिल्लत की, उम्मत की, मुसलमानों की फिक्र नहीं है। इनको यही फिक्र है कि इनकी आने वाली औलाद को उसका चेयरमैन कैसे बनाना है। वो जो खजाना है, वो जो ट्रेजर है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का, मदरसे का, इनकी औलाद को कैसा पहुंचना। अपनी औलादों को एमएलसी बनाने के लिए, अपनी औलादों को चेयरमैन बनाने के लिए बड़े बड़े मौलाना मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, और जो है सो बस डराते किस नाम से? बीजेपी और आरएसएस के नाम से। नतीजा ये हो रहा है कि हम पिछड़े हो रहे हैं। एग्जैक्टली सर, अगर आपके पास थोड़ा सा आंकड़ा या जानकारी हो तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या पसमानदा मुस्लिम जो है वो उनको मरकज में हिस्सा मिलता है, या उन्हें जमियत उलेमा में उनको सेक्रेटरी जनरल या अध्यक्ष का पद दिया जाता है? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, आज तक किसी भी पसमानदा मुसलमान को पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कहीं पर भी हिस्सा नहीं मिला। क्योंकि जब आप इनकी बुनियादी किताबें आप देखेंगे, जैसा कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब की किताब देखेंगे आप, या फिर जो है सो दारुल उलूम देवबंद के फतावे उठा के देखेंगे आप, या फिर इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो गाइडलाइंस बुक्स है उसमें भी देखेंगे, तो अलानिया तौर पे पसमानदा मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होते आया है। और मैं इससे पहले ही भी जो बात बताया था कि इनको बस अपनी आने वाली नस्लों और औलादों को ये तंजीमों का हेड बनाना है, ये तंजीमों का जिम्मेदार बनाना है, ताकि ये पूंजी उन तक पहुंचे। उससे हटके इनका कोई मंशा मकसद नहीं है। एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट। तो बेसिकली सर ने बिल्कुल साफ तौर पर ये चीज वादे कर दी है और तल्ख हकीकत बयां कर दी है कि जो नेपोटिज्म की हम बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में ही नहीं है, बल्कि वो हमारे मुस्लिम समाज में किस हद तक कूट कूट कर भरा हुआ है ये नेपोटिज्म। जहां पर जो पसमंदा हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो हर तरह से पिछड़ चुके हैं, हाशिए पर खड़े हैं और उनको बड़ा
ईज़ी है, बड़ा आसान है बरगलाना कि अपना वो भला भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं सर आपको नहीं लगता कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे मुस्लिम समाज खुद भी हैं? जब वो सामने से देख रहे हैं, जैसे आपने तेलंगाना की हकीकत बताई, जो कि अब तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब एक ही था। अब आंध्र प्रदेश हट गया तो उसकी राजधानी हो गई हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश हो गया तो उसकी हो गई आर्यव्रत अमरावती। अमरावती। उसकी राजधानी हो गई अमरावती। तो ये दोनों अब स्टेट्स हो गई। लेकिन जैसे आपने बताया ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे पॉलिटिकली और रिलीजियसली बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तो हमारा मुस्लिम समाज जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, इतना ज्यादा अपना बिगाड़ कर चुका है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहा जाता है कि ये दुश्मन है मुसलमानों की, और वो तो वहां आई ही नहीं है कभी इतिहास में, वहां पे उन्होंने कभी रूल किया ही नहीं, तो उसके बावजूद हालात मुसलमानों के ठीक क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल। इंट्रोस्पेक्शन की कमी तो हम लोगों में खुद भी है ना सर। हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं, वो तो कभी यहाँ पर आए ही नहीं है सियासत में। उसके बावजूद हमारा इतने बदतर हालात, इतने बदतरीन हालात, और फिर ऑल इंडिया में अगर आंकड़े उठाकर देखें तो वो और भी खतरनाक हैं। और जैसे कि आपने सुधीर कमेटी की बात की, सच्चर कमेटी की बात की, तो ये तो वो तल्ख हकीकतें हैं जिनको हम मुस्लिम खुद ही पढ़ना नहीं चाहते, उन हकीकत को खुद ही जानना नहीं चाहते। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लैक ऑफ अवेयरनेस, ये इंट्रोस्पेक्शन की कमी, ये रैशनल थॉट जिसकी बहुत किल्लत है, इसको कैसे दूर करेंगे? आप पूरा एक महाज चला रहे हैं, तो ये तो आपके सामने कहीं न कहीं चैलेंज है ना? बिल्कुल, देखिए मैं अपनी बात, जब ये जो आपका शो स्टार्ट हो रहा था, तो मेरी बात शुरुआत में ये कहा था कि हम एज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रक्चरली कोलैप्स हो गए। हमारा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो कोलैप्स। गया। हुँ, मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स दीनी बातें कर हमको पोलराइज़ करते हैं। हुँ, उलमा पॉलिटिकल, उलमाओं को चाहिए था कि वो दीनी बातें करें, लेकिन वो पॉलिटिकल बातें करते हैं। पॉलिटिशियंस को हुँ, चाहिए था कि हमारे जो मसाइल है उस पे बात करें, लेकिन वो पोलराइज करके हमारे दीनी मसाइल हमको समझाने में लगते। हुँ, इसका नतीजा ये हुआ कि हम जो है सो टोटली स्ट्रक्चरली कोलैप्स हो गए। और ये लोगों ने अनइंटेंशनली या फिर जो है सो गफलत में नहीं किया ये, इनके ज़ाती मफादात के लिए ये हमारे लीडर्स ने हमारे साथ ये धोखाधड़ी की है। और इसमें अब हुँ, अवाम का मैं अगर आपको बात बताऊँ, तो देखिए ये अभी से नहीं हुआ। हमारी जो किताबें देखेंगे आप, दारुल उलूम देवबंद की या फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी की या दूसरे फतावे भी उठा के देखेंगे, तो हमारे ऊपर पसमानदा मुसलमानों के ऊपर तो अत्याचार हुआ। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी पे हुआ तो महिलाओं पे हुआ, हमारी ख़वातीन पे हुआ। हमारी बिल्कुल। ख़वातीन को हर तरीके से सप्रेस किया गया। इस्लाम ने नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बताया है, उसकी बात नहीं है। यहाँ पर जो इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम, अशराफिया वर्जन ऑफ जो इस्लाम आया, इसमें बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी बैकवर्ड हो गई। और फिर क्योंकि हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज तक नहीं है, 2012 में जब मैं प्रशांत किशोर की आईपैक में काम कर रहा था, दूर दूर गांव जिलों में फिर रहा था, तो मैं देखा कि मुसलमानों का इतना बुरा हाल है, पसमानदा मुसलमानों का। एक वक्त चावल पकाते हैं और एक कपड़े में दाल को लपेट के उबालते हैं। वो जो उबला हुआ कलर्ड वाटर होता है ना, वो चावल में मिला के खा लेते हैं। फिर वो जो कपड़ा और दाल जो रही थी ना, वो उसको उठा के रख देते हैं, बाद में फिर उसको उबाल दे सकते हो बोल के। ये हालत है, मतलब ठीक से खाना तक हमारे पास नहीं है। और इनके जो असल हुँ, एक्चुअल इश्यूज है, हमारे जो मसाइल है, वो एड्रेस ही नहीं होते। बस बना दिया गया कि जो सो ये फलाना जो है सो हमारे लीडर, वो जो लीडर होते हैं, फलां जो लीडर होते, चाहे वो ओवैसी साहब हो या फिर यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली रहे, ये लोगों को मालूम भी नहीं है कि अजला में पसमानदा मुसलमानों के ऐसे भी हालात है। इनको आइडिया भी नहीं है। और ये जो जिम्मेदारान है, जमीयत उलमा का ले लीजिए आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ले लीजिए, इनको भी आइडिया नहीं है कि ऐसा भी होता। और ताज्जुब की बात यह है कि सबसे ज्यादा आबादी तो पसमानदा मुसलमानों की, यहाँ के जो मूल निवासी मुसलमान हम हैं, हमारी है। आप जाके देखेंगे कि हमारे ऊपर अननेसेसरीली उर्दू और फारसी थोपी जाती है, जो कि देखा गया हुँ, तो इस्लामिक लैंग्वेज है भी नहीं। है भी नहीं। असल जो पसमानदा मुसलमान है, वो तो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। इवन आप नॉर्थ इंडिया में भी देखेंगे तो वो प्योर हिंदी या उर्दू में बात नहीं करते वहां के पसमानदा मुसलमान। वहां का एक अलग डायलेक्ट होता है ना, उसमें बात होती है। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पर आप साउथ में आएंगे तो असल जो पसमानदा मुसलमान है, वो तेलुगु में बात करते हैं।
और अगर वो उर्दू में भी बात करने जाएं तो बहुत अजीबो तरीके से, बिल्कुल मतलब अल्फाज इधर उधर करके बात करते। लेकिन अननेसेसरी के यहाँ तक कि हमारी लैंग्वेज भी चेंज कर दी गई, हमारे को सोचने समझने का जो इख्तियार होता है वो तक नहीं दिया। हमको रोजमर्रा की जिंदगी में भागदौड़ में रख दिया और कह दिया कि सारे फैसले हम लेंगे, हम तुम्हारे लीडर है। इसमें हम पूरे के पूरे पीछे हो गए। और फिर हमारे को ये सब हमारे रोजमर्रा के जो मसाइल है, हमारा जो बैकवर्डनेस है, पसमानदगी है, इसके बारे में सोचने के लिए जब हम गौर करते तो हमको फौरी बीजेपी और आरएसएस के नाम से डरा दिया जाता। ये सब छोड़ो, पहले हमको बड़े दुश्मन से लड़ना है, हमको आरएसएस से लड़ना है, हमको बीजेपी से लड़ना है, ऐसा करके हमको गुमराह कर दिया जाता। अब आप बोलिए, आप और मैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, एक फॉर्मूले से अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो हमको चाहिए कि फॉर्मूला चेंज करना ना। 1990 से मुसलमानों के बीच एक ही नैरेटिव चलता कि हमको बीजेपी को हराना है। हम इलेक्शन में वोट किस बुनियाद पे डालते हैं? हम रोजी रोटी की बुनियाद पे, छत की बुनियाद पे, कपड़े की बुनियाद पे, रोजगार की बुनियाद पे मुसलमान वोट नहीं डालता। मुसलमान 1990 से तकरीबन 34 साल से एक ही बुनियाद पे वोट डालता कि बीजेपी को हराना है। और जितना ये नैरेटिव मुसलमान चलाते उतनी ही ज्यादा बीजेपी स्ट्रांग होती। आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, आप 30 साल 34 साल से फेल होते हुए आ रहे, फिर भी फॉर्मूला नहीं बदल रहे, मतलब आपको टीचर बदलना है। आपको ये जो नैरेटिव बिठा रहे हैं दिमाग में आपके जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, उनको बदलना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले से तो बीजेपी स्ट्रांग हो रही। महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नुमानी भी वही करे, असदुद्दीन अवैसी भी वही करे, बीजेपी को नहीं आने देंगे, बीजेपी तो स्ट्रांग है। तो मुसलमानों को रियलाइज करना है कि इनके टीचर को बदले, वो किसको अपना रहनुमा मान रहे, वो बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके हमारे। और इसके लिए खुद मुसलमानों को उठना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, और बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आपकी कंट्री के लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है और उसके लिए आपको बात करनी होगी। सर, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो 2024 की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, आपसे थोड़ा वक्फ बोर्ड के बारे में भी जानना चाहूंगी। वक्फ बोर्ड से आखिर मुसलमानों को कितना फायदा पहुंचा है? ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कही जाती है, 3rd नंबर पर आती है भारत में, तो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद मुसलमानों को इससे क्या फायदा है? और बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है, लोग तो जानते भी नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में, और अभी अमेंडमेंट में क्या क्या कहाँ बदलाव की बात कही गई है, किस ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है, बेशुमार ताकत को लगाम लगाने की बात को नेगेटिव एस्पेक्ट्स में दिखाया जाता है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है, और दूसरा कि क्या दुनिया में और भी ममालिक ऐसे हैं जहां पर वक्फ बोर्ड जैसा कोई ढांचा है और उनके लोगों को उससे फायदा होता हो? जी देखिए, वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो फिर मैं मेरी ही कम्युनिटी, मैं जो पसमानदा समाज से आता हूँ, उनके ही ताल्लुक से मैं बात करूंगा कि 80% ऑफ द मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको मालूम ही नहीं है कि ये वक्फ होता क्या है। कुछ कंट्रोवर्सी आ जाए तो जब उनके कान में पड़ता है कि वक्फ के ताल्लुक से कुछ है, हमको मालूम ही नहीं है कि वक्फ नाम का इस्लाम में भी एक ऐसा जो क्राइटेरिया है, और उसके ताल्लुक से फिर इंडिया में भी जो है सो 1955 में एक्ट बना, फिर 1995 में बना, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ रहे। हमारे को इसके ताल्लुक से कुछ ज्यादा नहीं मालूम, आम अवामुन नास को नहीं मालूम है। लेकिन जो जो वक्फ है, जैसा कि आपने खुद कहा कि तीसरे सबसे ज्यादा जमींदार, सबसे बड़े जमींदार कोई है तो वक्फ बोर्ड है। मैं फिर आपको तेलंगाना की तरफ वापस लाऊंगा, हैदराबाद की तरफ वापस लाऊंगा। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करता, मैं पूरे तेलंगाना की बात नहीं करता। सबसे ज्यादा अगर वक्फ प्रॉपर्टीज है तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए, सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट्स अगर वक्फ लैंड्स पे कोई हुए तो वो तेलंगाना में हुए। 77,000 एकर्स पूरे तेलंगाना में वक्फ लैंड है, जिसमें से 57,000 एकर्स इंक्रोच हो गया, लुट गया। फिर यहाँ पर बीजेपी रूल नहीं करी, यहाँ पे आरएसएस आके क़यादत नहीं करी, यहाँ पे मुस्लिम जमाती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा शैतान आकर यहाँ के तेलंगाना के औकाफी प्रॉपर्टीज को खा लिया, निगल लिया? बीजेपी तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको बेवकूफ बनाया गया। और वक्फ के ताल्लुक से मैं बात करूं तो वक्फ के ताल्लुक से, वक्फ से हम आम पसमानदा मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं पहुंचा। देखा गया वक्फ किस लिए किया जाता है?
मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हकदार है उन तक कभी भी वक्फ से फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि चोरा चोराइच पूरा गांव लूट लिए। इसमें सबसे पहले तो वक्फ के जो जिम्मेदारान हैं, वक्फ के जो मेंबर्स है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, वो सबसे बड़े जिम्मेदार है। और फिर जो मुतवल्ली होते हैं कब्रस्तानों के, दरगाहों के, और फिर ये जो वक्फ लैंड्स के प्रॉपर्टीज के जो मुतवल्ली होते हैं, यही जिम्मेदार है। और फिर मैं बोलूं कि ये जो जिम्मेदारान है, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और वक्फ के जो मुतवल्लियां हैं, अक्सरियत अशराफिया की है, क्योंकि यही सज्जादे होते हैं, यही केयर टेकर्स होते हैं, और यही लोग जो है सो घोटाले कर देते हैं। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल हैदराबाद का बताऊं, क्योंकि वक्फ के ताल्लुक से जब डिबेट्स चलते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ी आवाज तो हैदराबाद से ही आती है। आप कभी आए हैदराबाद तो आप देखे होंगे चार मीनार के अतराफ पूरा शॉपिंग करने के लिए पूरा एक मार्केट है, बिजनेस प्लेस है पूरा। चार मीनार के लाड बाजार है, पत्थर घट्टी है, गुलजार हाउस है। चार मीनार के अतराफ में मक्का मदीना अलाउद्दीन ट्रस्ट नाम से वक्फ किए गए 900 शॉप्स है, मलगियां है 900, जिसकी एक एक मलगी की अगर आप आज का रेंट देखेंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख होगा। बड़े बड़े शोरूम से उसमें लगे हुए 900 मलगियां हैं। और वक्फ में जब आप जाके रिकॉर्ड देखेंगे तो एक्चुअल रेंट जो मंथली वक्फ को पहुंचता है 500, 600, मैक्सिमम 1200। 2 लाख की मलगी का रेंट 600 रुपए कैसा पहुंचा? कौन बीच में खा रहा है? सोचने की बात है। फिर यहाँ के जो मुतवल्लियां होते हैं, ये मुतवल्लियां खुद जो है सो एक दरगाह शाह खामोश है, उसके एक मुतवल्ली है। वो मुतवल्ली साहब जो है सो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाले कि मुझे जो है सो ये एक वक्फ प्रॉपर्टी पे एनओसी दीजिए, मैं गरीबों के लिए कॉलेज खोलूंगा। हाई कोर्ट से एनओसी लाए और अपना फार्म हाउस वहां पे बना लिया। फिर और एक एक जगह पे जो सो 200 एकड़ की वक्फ लैंड बेच के खा लिया। इतने एलिगेशंस लगे। फिर यही मुतवल्ली साहब को अंडर द मुतवल्ली कोटा वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाता। तो इतने घोटाले हैं यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में मैं बोल रहा हूँ आपको। और चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जान दो, कांग्रेस आन दो, बीआरएस आन दो, तेलुगु देशम आन दो, कोई भी आ जान दो, माइनॉरिटीज के नाम पे ये मुसलमाना है, इन लोगों के मसाइल को अलग ही रखो नाम पे जो है सो अशराफिया के हाथ पे हमको दे दिया जाता और हमारे हाथ तक कुछ नहीं पहुंचता। तो हम ये चाहते हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज चाहता है कि वक्फ से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी खवानीन हैं, नीचे से सर से लेके ऊपर तक, क्या बोलते हैं, सर से लेके पैर तक सब अमेंड होना चाहिए, सब चेंज होना चाहिए, क्योंकि टोटली वक्फ प्रॉपर्टीज को खोखला कर दिया गया। मैं जैसा बताया ना, हमारे पास 90% वक्फ। हैदराबाद जो क्या बोलते हैं आप, कुली कुतुब शाह के दौर से आबाद है, जब से मुसलमाना यहाँ पर है, जब से जो है सो वक्फ प्रॉपर्टीज यहाँ पर बनती जा रही है। कुतुब शाही डायनेस्टी के बाद निजामों की आसिफ जाही डायनेस्टी रही, 2 मुस्लिम डायनेस्टीज यहाँ पर रहे। फिर लास्ट 45 ईयर्स से तो ओवैसी फैमिली यहाँ पर रूल कर रही है। 82% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज हैदराबाद के इंक्रोच हो गए। कौन करा? फिर यहाँ पे तो मुसलमानों की हुकूमत है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट आए, बदलाव आए, लेकिन बदलाव ऐसे भी ना आए कि टोटली एक कम्युनिटी को साइड में कर दिया जाए। तो मुझे जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, पार्लियामेंट से इनविटेशन आया था और मैं भी गया, अपनी बात रखा। मेरी बात रखने में बीजेपी भी पूरे तरीके से खुश नहीं हुई, क्योंकि मैं बोला कि एक्चुअल जो हमारे इश्यूज है, हमारे असल मसाइल है, उस पर आप ज्यादा रोज आप डाले, हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन और भी तो बहुत सी चीजें थे। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था मुतवल्लिस के ताल्लुक से। 2017 से तेलंगाना वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम लॉक है, मालूम? हमारा तेलंगाना वक्फ बोर्ड है ना, उसका रिकॉर्ड रूम 2017 से लॉक है, सील्ड है। तो उस वक्त की बीआरएस हुकूमत बोली कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज और मेंबर्स और मुतवल्लिस रिकॉर्ड रूम में आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स चोरी करके जा रहे हैं, इसलिए हम सील कर दे रहे हैं। 17 से लेके आज तक रिकॉर्ड रूम वो सील्ड ही है। इसका नतीजा ये हुआ कि 4000 केसेस हाई कोर्ट में और वक्फ ट्राइब्यूनल में वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं, सारे के सारे वक्फ बोर्ड हार रहा है। क्यों? रिकॉर्ड रूम सील्ड है।
पिछले 8 साल में, एग्जैक्टली 7-8 साल में अब तक ना बीआरएस हुकूमत ने, ना अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने एक कमीशन बिठाना चाहिए था। कौन है वो वक्फ बोर्ड का चोर? कौन डॉक्यूमेंट चोरी कर रहा है? बस सील करके छोड़ दिया। तो मैंने कहा बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स सिस्टम लाना चाहिए था, रिकॉर्ड रूम को सही तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपके पास अमेंडमेंट में नहीं, आप अच्छे अमेंडमेंट्स लाए, लेकिन ये भी टोटली क्या बोल सकते हो, आप मसीहा नहीं बन सकते इसके, इसमें और ज्यादा अमेंडमेंट्स की जरूरत है। फिर मैंने बीजेपी के सामने, बीजेपी वाले जब आईब्रोस अपने रेस करना शुरू करते, मैं बोला कि इन्होंने ही तो लूटा हमको, चाहे कांग्रेस है, चाहे ये रीजनल पार्टीज रहे, ये लोगों ने लूटा हमको। अब आप अगर हमारे प्रोटेक्शन की दावेदारी कर रहे हो तो आप फुल्ली प्रोटेक्ट कीजिए। तो नतीजा ये हुआ, हमारी बात रखने से बीजेपी वाले तो फुल्ली हैप्पी नहीं हुए, कंप्लीटली उन लोग खुश नहीं थे। कांग्रेस वाले या फिर रीजनल पार्टीज या फिर जो लीडर्स, असदुद्दीन अवैसी साहब भी मौजूद थे जेपीसी में, वो लोग भी खुश नहीं हुए। लेकिन हम बिल्कुल अनबयास तरीके से अपनी बात बिल्कुल रखे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि मुसलमानों को खुली ज़हनियत से सोचना चाहिए कि ये वक्फ की मिल्कियत तुम्हारी मिल्कियत है, इसको लूटा किसने? पिछले 77 ईयर्स में इसमें किसको और ये जितने भी जमीयत उलमा को ले लीजिए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ले लीजिए, बड़े बड़े ये जो मदारिस हैं, ये जो मौलाना हैं जो धमकी दे रहे हैं कि वक्फ के ताल्लुक से अगर कुछ होगा तो हम सड़कों पे उतर देंगे, मुसलमानों को उतार देंगे, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, जो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग भी वक्फ के जमीनों पे काबिज हैं, इनका भी वहां पे फायदा है। ये मिल्लत के उम्मत के फायदे में नहीं, खुद के फायदे में और अपनी आने वाली नस्लों के फायदे के ताल्लुक से कर रहे हैं। तो हमारा लेकिन अदनान सर इसकी आवाज भी तो हैदराबाद से ही उठी, वहीं से जो मुसलमानों के जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर, वो जब पार्लियामेंट में कहते हैं और ये बात बड़े जोरों शोरों से कहते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो मुल्क को बांट देगा, ये बिल जो है वो मुल्क को बांटने के लिए लाया जा रहा है, मुसलमानों से नफरत के लिए लाया जा रहा है। तो जब ये बात शुरुआती दौर में ही दिमागों में डल गई, और वैसे ही हमारी यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की कमी है, हमारे यहाँ रैशनल थॉट की कमी है, हमारे यहाँ अपना भला सोचने के बजाय सामने वाले से इन्फ्लुएंस होकर उसको वोट दे दिया जाता है। 8-8 हजार रुपए के लिए महिलाएं वोट करके आ जाती हैं और वो वीडियोस वायरल होती हैं, तो कितना अफसोस, गुस्सा और शर्म आती है कि ये क्या अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्या अपना वर्तमान देख रहे हैं। तो फिर ऐसे सर किसको हम क्या कहें जब यहाँ पर अपने ही हाथ से अपना गड्ढा खोद रहे हैं लोग। और ये आवाज जो है वो हमेशा हैदराबाद से ही उठती है इस तरह की चीजों की, और उसके बाद फिर उस पर जो भी अपना फायदा देखते हैं वो सब उसमें हो जाते हैं। उनका वो एक मुहिम चलता है कि ठीक है अब मुसलमानों को बनाओ बेवकूफ, उनका फायदा तो होने वाला नहीं है। बराबर आपकी बात से पूरी तरीके से मुत्तफिक हूं मैं। जो सबसे बड़ा चोर रहता उन्हें सबसे ज्यादा पुकारा करता, हमारे पास बोलते हैं। जो जो सबसे बड़ा चोर रहता उन्हें ढिंडोरा ज्यादा पीटता। तो मैं आपको एक अपनी जो बात चली उसमें एक छोटी सी झलक इसलिए पहले ही दिया कि तेलंगाना के औकाफी जायदादों का क्या हुआ, हैदराबादी औकाफी जायदादों का। यहाँ पे तो मुस्लिम ही क़ियादत है ना। यहाँ पर मुतवल्लियों का भी मैं बोला कि एक मुतवल्ली चोर है, उसके ऊपर जो है सो सीसीएस में कंप्लेंट्स है, उसके ऊपर जो है सो 2014 में वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर आईपीएस इकबाल वो आकर उसको सस्पेंड किए वो मुतवल्ली को, और साहब आप आके वो मुतवल्ली को सीधा वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दिया। तो इनका पुकारा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पर टोटली डिजास्टर है। यहाँ पे औकाफी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, हैदराबाद की, तेलंगाना की, और इसमें भी जो सो कई मुस्लिम लीडर्स शामिल हैं। ये लोगों की तो मंजूरी से यही सब होता है। तो अब ये जो बाहर के जो दूसरे मुसलमान हैं जो समझते हैं कि यहाँ की लीडरशिप अच्छी है, ऐसी लीडरशिप हमको अगर वहां पे मिल गई, दूसरे स्टेट्स में मिल गई तो बेहतर होगा बोल के, ये गलतफहमी से दूर होना चाहिए। अपने अंदर से लीडरशिप ठहरानी होगी। मैं हमेशा जो है सो सबको यही बात कहता हूँ कि देखिए, सादात सैयदवाद है, सैयदा मौजूद है, पठाना मौजूद है और मुगला मौजूद है। वैसे ही यहाँ पे पसमानदा कम्युनिटीज में पत्थर फोड़ुलू है, फकीर है, धोबी है, नाई है, हर कोई यहाँ पर है। तो हर कम्युनिटी से अपनी लीडरशिप ठहरनी चाहिए। एक सादात की लीडरशिप के लिए नाई नहीं ठहर सकता। सादात के अपने मसाइल होंगे, उनका एक अपना एक जो सो रहन सहन का तरीका रहता। तो सादात की लीडरशिप नाई नहीं कर सकता, नाई की लीडरशिप पठान नहीं कर सकता, पठान की लीडरशिप फकीर नहीं कर सकता। तो हमारे जो कम्युनिटीज है उसमें अंदर से जो है सो ग्राउंड से
लीडर्स ठहरने चाहिए। किसी एक को अगर हम जो है सो लीडरशिप का टोकरा दे देंगे तो वो टोकरा जाके टोपी हमको ही पहनाएगा। ऐसा ही हुआ। आप देखेंगे ये जो मुस्लिम लीडर्स है, अब जो हमारे साथ जो हालात पेश आते रहे, ऐसे हालात मुस्लिम लीग के टाइम पे भी पेश आए। मुस्लिम लीग के आप देखेंगे, उन लोगों के आप मुस्लिम लीग के बयानात देखिए और अब हमारे लीडर्स के बयानात देखिए, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा करते 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 उन लोगों ने पाकिस्तान अलग कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया और वहां पे जितने भी मुसलमान वो पाकिस्तान बनाने में मुलव्विस हुए, तबाह हुए, बर्बाद हुए। लिहाजा अशराफ के पीछे जो भी जाएंगे, जो भी अपनी क़ियादत अशराफ के हाथ में रखेंगे, उनको जो है सो तबाही का ही सामना करना है। तो यही बात करते हुए बिल्कुल जो है सो मैं आपके व्यूअर से कहूंगा कि मेरी जो बातें हैं उस पर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई भी दूसरे स्टेट में होंगे, वहाँ पे जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके ताल्लुक से सोचिए, उनकी आवाज़ बनाने की कोशिश करिए और हमारा भी साथ दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि अब इस अपीज़मेंट से लोग बाहर निकलें और अपना भला सोचने के लिए एजुकेट करें खुद को, तालीम याफ़्ता करें और चीज़ों का सही नज़रिया इख्तियार करें। और आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, चूँकि वीडियो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको ज़हमत दें और हम आइडेंटिटी क्राइसिस पे ख़ास करके मैं आपका एक बड़ा अच्छा देखी थी, स्पोर्ट्स के बारे में आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अपनी शिनाख्त कैसे बना सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसमें आपने निकल ज़रीन का ज़िक्र किया, मोहम्मद सिराज का ज़िक्र किया था, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि इन फ्यूचर दोबारा हम आपके साथ जुड़ें। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत ग्राउंड रियलिटी से हमें मुखातिब किया, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। दोबारा आपके साथ ज़रूर जुड़ूँगी और कोशिश करेंगे कि आगे के मुद्दों पे बात करें और हमारे व्यूअर्स से कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, जो आज भी अपने आप में सुधार नहीं करना चाह रहे हैं और वो उस अंधी भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, जिससे उनका कुछ भला नहीं होगा, लेकिन उनका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। दोबारा जॉइन करेंगे आपके साथ ज़रूर मुद्दे पे बात करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।